फू चैन जियांगशी को ढूंढने के लिए मीडिया का सहारा लेता है और सोशल मीडिया में पोस्ट करता है कि अगर किसी को भी जियांगशी के बारे में कुछ भी पता चले वो तुरंत उसे बताए। मीडिया वाले और बाकी सब भी उसका साथ देते हैं। असिस्टेंट फू चैन से कहता है कि बॉस आपका काम हो गया, जैसे ही उन्हें कुछ पता चलेगा वो हमें बता देंगे। फू चैन कहता है कि वो ज्यादा दिन तक नहीं छुप सकती, वो मंथली चेकअप के लिए हॉस्पिटल जरूर आएगी, तो तुम हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर अपने लोग खड़े कर दो। असिस्टेंट कहता है ठीक है बॉस, और कोई है जो जानबूझकर आपको बदनाम कर रहा है। फू चैन कहता है कि इन सब की फिक्र मत करो, तुम बस जियांगशी को ढूंढो, बाकी सब मैं खुद देख लूंगा। और उस डॉक्टर से भी कांटेक्ट करो जो जियांगशी का चेकअप करता है, उससे कहो कि जैसे ही जियांगशी चेकअप के लिए आए वो मुझे कॉल करके बता दे। फू चैन ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। जियांगशी मंथली चेकअप के लिए मास्क पहनकर हॉस्पिटल आती है, पर उसे पता नहीं होता कि फू चैन के लोग उसके आने का ही इंतजार कर रहे हैं। वो डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर भी उसे पहचान नहीं पाता। जब वो अपना मास्क निकालती है तो डॉक्टर कहता है कि वो इतनी लेट चेकअप के लिए क्यों आई। जियांगशी कहती है कि वो बिजी थी इसलिए। वो अपने रिपोर्ट दिखाकर जैसे ही जाती है तो डॉक्टर फू चैन को कॉल करके बता देता है कि जियांगशी चेकअप के लिए हॉस्पिटल आई थी और अब चली गई। असिस्टेंट हॉस्पिटल के बाहर खड़ा उसके आने का इंतजार कर रहा होता है। जियांगशी बाहर आती है तो वो उसे फॉलो करने लगता है। फाइनली फू चैन जियांगशी को ढूंढ लेता है। जैसे ही जियांगशी घर आती है तभी वहाँ फू चैन आता है और उसे देखता ही रह जाता है। जियांगशी कहती है कि तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला। फू चैन कहता है कि मैंने हॉस्पिटल के बाहर अपने लोग खड़े कर दिए थे, आज जैसे ही तुम वहाँ आई तो मुझे तुम्हारे बारे में पता चल गया। जियांगशी कहती है कि मैंने मिस्टर फू को अंडरएस्टिमेट समझा, मैं तो ये भूल ही गई थी कि तुम कुछ भी कर सकते हो। ये कहते ही वो जा रही होती है तो फू चैन उसे रोकता है और कहता है कि चलो बात करते हैं। जियांगशी मुझे माफ कर दो, आई एम रियली सॉरी। जियांगशी कहती है कि फू चैन तुम्हें क्या लगता है तुम माफी मांगोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। फू चैन कहता है कि मुझे यांगजी ने धोखे में रखा, मैंने सोचा कि वो यांगजी थी जिसने मुझे किडनी डोनेट की थी, इसलिए मैं उसके धोखे में आ गया। मुझे पता नहीं था कि वो तुम थी जिसने मेरी जान बचाई, लेकिन तुम्हारे साथ रहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं ये मानने से खुद को रोक रहा था और बेवकूफ़ी में आकर एक से एक गलतियां करता रहा। जियांगशी कहती है कि मैं अब वो जियांगशी नहीं जो पहले हुआ करती थी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात पर यकीन कर लूंगी? तुमने मुझे बार बार हर्ट किया और मुझे बहुत मायूस किया। मेरे दिल में अब तुम्हारे लिए कोई प्यार नहीं। फू चैन उसे हग करके कहता है लेकिन मेरे दिल में तुम ही हो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। फू हान का असिस्टेंट उसे बताता है कि फू चैन ने जियांगशी को ढूंढ लिया है और वो हर रोज उसके पास जाता है और उससे माफी मांगता है और कंपनी के मामलात उसका असिस्टेंट हैंडल कर रहा है। फू हान कहता है कि सीईओ प्यार के आगे झुक गया। असिस्टेंट कहता है कि हमने इस बात का फायदा उठाकर फू ग्रुप के 30% शेयर्स खरीद लिए हैं। मुझे लगता है कि ये सही मौका है उसे कंपनी से निकालने का। फू हान कहता है अभी नहीं, मैं काफी अरसे से इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ। जल्दबाजी में आकर कोई गलती नहीं कर सकता। मैं फू चैन को ऐसे बर्बाद कर दूंगा कि वो फिर कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। फू चैन हर रोज जियांगशी के पास जाता है उससे माफी मांगने, पर जियांगशी माफ नहीं करती। लेकिन फू चैन भी हार मानने वाला नहीं, वो फिर भी उसके पास जाता है। जियांगशी अपने स्टूडेंट शाहबाओ के साथ बाहर आती है तो शाहबाओ फू चैन को देखकर कहता है कि अंकल फू आप फिर मेरी टीचर से मिलने आ गए। फू चैन शाहबाओ से कहता है कि तुम्हारे अंकल ने बहुत ज्यादा गलतियां की जिससे तुम्हारी टीचर मुझसे नाराज है, क्या तुम इसे मनाने में मेरी हेल्प कर सकते हो? तुम अपने टीचर से कहो कि वो मुझे माफ कर दे। ये कहते ही वो उसे कैंडी देता है तो शाहबाओ जियांगशी से कहता है कि टीचर मॉम कहती है कि वो इंसान अच्छा होता है जो अपनी गलती माने और माफी मांगे। अंकल फू अच्छे हैं, आप उन्हें माफ कर दो। जियांगशी कहती है कि तुम अभी बच्चे हो, ये सब नहीं समझ सकते, जाओ और अपना होमवर्क करो। शाहबाओ चला जाता है और वापस आकर फू चैन की तस्वीर लाता है जो जियांगशी ने बनाई थी। वो तस्वीर फू चैन को देता है और जियांगशी से कहता है कि टीचर मैं इतना भी छोटा नहीं हूँ। ये कहते ही वो चला जाता है। फू हान मन ही मन खुश होता है कि जियांगशी आज भी उससे प्यार करती है। वो अपनी तस्वीर दिखाकर कहता है कि टीचर जियांगशी मेरा एक सवाल है। जियांगशी उससे तस्वीर छीन लेती है और कहती है कि तुमने मेरी लाइफ को बुरी तरह से मुतासिर कर दिया है, प्लीज मुझे दोबारा परेशान मत करना वरना मैं सच में ये शहर छोड़कर चली जाऊंगी। ये कहते ही वो चली जाती है। काफी दिनों बाद फू चैन ऑफिस जाता है।
असिस्टेंट उसे सारी सिचुएशन के बारे में बता रहा होता है और कहता है कि फूहान कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है और उसके पास आपके खिलाफ कुछ एविडेंस भी है जिसे यूज करके वो आपको सीईओ के पोजीशन से हटाना चाहता है। फूचैन कहता है ठीक है, उसे जो करना है करने दो, मैं तुम्हें जैसा कहता हूँ वैसा करो। दूसरी तरफ फूहान खुश होता है कि वो आज फूचैन को सीईओ की पोजीशन के साथ साथ ऑफिस से भी निकाल देगा, पर उसकी चाल पूरी तरह से उल्टी पड़ जाती है। उसके पास जो भी एविडेंस होते हैं असिस्टेंट उसे फेक प्रूफ कर देता है, जिससे वो पूरी तरह से भौंकला जाता है और कहता है कि अगर मैं उससे जियांगशी को छीन लूं तो वो पूरी तरह से पागल हो जाएगा। जिसके बाद वो जियांगशी के पास जाता है। जियांगशी कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए? फूहान कहता है कि मैं सड़क पर आ गया हूँ, मेरे पास यहाँ आने के अलावा कोई चारा नहीं, तुम इतनी जालिम नहीं हो सकती कि मुझे यहाँ से भगा दो। जियांगशी कहती है कि मुझे यकीन नहीं आता कि तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं, तुम देख सकते हो ये चिल्ड्रन सेंटर है, यहाँ किसी लड़के का रहना आसान नहीं और तुम जैसा अमीर ज़्यादा तो यहाँ रह भी नहीं सकता। फूहान कहता है चाहे कोई भी तकलीफ हो मुझे मंजूर है, ये कैसा रहेगा कि तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो फिर हम साथ रह लेंगे, क्या ये ठीक नहीं है? क्या तुम्हें फूचैन की फिक्र है कि अगर उसे पता चल जाएगा तो वो दुखी होगा? ये कहते ही वो उसके क्लोज जाने लगता है, पर जियांगशी उसे खुद से दूर करके कहती है कि मुझे ये मत बताओ कि मैं अभी भी फूचैन को पसंद करती हूँ या नहीं, भले ही हम दोनों के बीच सब खत्म हो गया हो, मैं फिर भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे बस अपने बच्चे की फिक्र है। फूहान कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मैं जानता हूँ कि इस बच्चे का बाप कौन है और फूचैन को भी बता चुका हूँ कि ये किसका बच्चा है। जियांगशी कहती है कि तुम ये कैसे कर सकते हो? तभी वहाँ फूचैन आता है और कहता है कि क्या कहा तुमने, तुम जानते हो, बताओ ये किसका बच्चा है? जियांगशी कहती है कि फूचैन अब तुम यहाँ क्यों आए? फूचैन फूहान से कहता है कि बताओ मुझे तुमने जो अभी कहा उसका क्या मतलब है? फूहान कहता है कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है और तुम नहीं चाहते कि ये मुझे मिले। ये सुनकर फूचैन उसे मारता है और कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बच्चा किसका है, जियांगशी इस बच्चे को बर्थ देगी, सो तुम इंटरफेयर मत करो और दूर रहो इससे। फूहान कहता है कि मैं जानता था तुम बिल्कुल अपने डैड की तरह एहसान फरामोश हो, तुम तो इस बच्चे को मारना चाहते थे, तो अब ये अच्छा बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? ये कहते ही वो भी उसे मारता है। दोनों लड़ने लग जाते हैं। जियांगशी उन्हें रोकने की कोशिश करती है पर दोनों नहीं रुकते, तो वो कहती है कि लड़ना है तो बाहर जाके लड़ो, मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो। ये सुनकर दोनों एक दूसरे को छोड़ देते हैं। फूहान कहता है कि आज नहीं तो कल ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। ये कहते ही वो चला जाता है। फूचैन भी वहाँ से चला जाता है। फूचैन ख्यालों में खोया होता है तो असिस्टेंट पूछता है कि क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हो? फूचैन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है जियांगशी के पेट में जो बच्चा है वो सच में मेरा है? असिस्टेंट कहता है कि डीएनए टेस्ट से पता लगाया जा सकता है कि बच्चा आपका है या नहीं, लेकिन अभी करवाना जियांगशी और बेबी के लिए हार्मफुल होगा। नेक्स्ट सीन में फूहान गुस्से में बैठा हुआ होता है और ड्रिंक पे ड्रिंक कर रहा होता है। तभी उसका फ्रेंड आता है और कहता है कि चलो बताओ ऐसी भी क्या बात है जो तुम्हें परेशान करी है, शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। फूहान कहता है कि मैं किसी को मारना चाहता हूँ, तो अब बताओ तुम मेरी हेल्प करोगे? फ्रेंड कहता है कि हाँ अगर तुम चाहो तो, तुम जानते हो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। नेक्स्ट डे जियांगशी जा रही होती है, तभी फूहान का फ्रेंड उसे किडनैप कर लेता है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। 跪下来求我求你了。